बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज में हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट्स को समझना पड़ेगा और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स दिया गया है कि द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स। अब सम का क्या मतलब होता है? सम का मतलब होता है जमा करना, और 3 consecutive नंबर्स, consecutive जो होती है ना, consecutive का मतलब होता है मुसलसल, लगातार, कंटिन्यूअस नंबर जो होते हैं ना, उनको कहते हैं इंटीजर्स। एदाद को कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं। इज 42 क्या है कि अगर हम 3 consecutive नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 42 आएगा। लेकिन हमें उन इंटीजर्स का पता नहीं है कि वो कौन से इंटीजर हैं। तो फाइंड द 3 इंटीजर्स, वही वाले इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं जिनको प्लस करके 42 आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारा फर्स्ट इंटीजर कौन सा होगा। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपके कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, तो कंसेक्टिव इंटीजर्स मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस, लगातार, मुसलसल जुड़े हुए जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि फर्स्ट जो इंटीजर है, लेट फर्स्ट इंटीजर, हमें कोई भी हम ऐसे एज इट इज़ नंबर नहीं ले सकते, जैसे 1 2 इस तरह के नंबर नहीं ले सकते क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आएगा? कोई भी वेरिएबल ले लें। मैं इधर वेरिएबल लेती हूँ x। अब जब आपके पास एक आ गया ना इंटीजर, तो जब आपने सेकंड इंटीजर फाइंड करना होता है तो उसके लिए आप उसके अंदर 1 को ऐड करते हैं। क्यों 1 को ऐड करते हैं? क्योंकि देखें यहाँ पे आपके पास सम दिया गया है, तो आपने क्या करना है? 1 को ऐड करना है। अब जब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर दिया गया ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 2 दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपने सेकंड इंटीजर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? 2 + 1 कर लेंगे। इसी तरह अब आपके पास फर्स्ट इंटीजर क्या है? x है ना, तो फिर सेकंड इंटीजर क्या होगा? x + 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x + 1। इसी तरह आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट इंटीजर भी आ गया, सेकंड इंटीजर भी आ गया। थर्ड इंटीजर फाइंड करते हैं, 3 करने हैं ना, तो थर्ड इंटीजर। अब थर्ड इंटीजर भी सेम ऐसे ही होगा। अगर आपके पास फर्स्ट इंटीजर x है, सेकंड x + 1 है, तो फिर थर्ड क्या होगा? x + 1 + 1। मैंने आपको बताया ना, अगर आपके पास एक इंटीजर हो तो फिर आपने क्या करना है? सेकंड वन को फाइंड करने के लिए एक ऐड कर देना है। तो इस तरह भी आपने एक ऐड कर लेना है। ये क्या हो जाएगा? x + 1 + 1, x + 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा x + 2। तो ये आपके पास थर्ड इंटीजर फाइंड हो गया। अब आपको कहा गया था कि इन तीनों का सम किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। तो हमने ये सारे, ये तीनों लिख के ना, ये तीनों x + 1 x + 2, इन तीनों को लिख के इसको इक्वल कर देना है 42 के। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे लिखेंगे? x + x + 1 + x + 2 इज इक्वल टू 42। ये आ गया ना। अब हमने इसको इक्वल कर लिया ना 42 के, हमें यही बोला गया था। अब हमने ये जो इसके कॉन्सोनेंट्स हैं इनको आपस में प्लस कर लेना है, और जो वेरिएबल्स हैं जैसे x x x, ये तीनों वेरिएबल्स हैं ना, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? 1 और 2। तो हम इनको आपस में प्लस कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ 1 + 2 इज इक्वल टू 3, और 1 2 और 3, कितने x हैं? 3x हैं। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? +3x इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक कांस्टेंट ही है, 42 भी एक कांस्टेंट ही है ना। तो 42 के साथ ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमने किसका आंसर निकालना है? x का आंसर निकालना है। तो इसका मतलब है x को सेपरेट रखना पड़ेगा, x को सेपरेट होना चाहिए, तभी इसका आंसर निकलेगा। तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 42 -3, ये +3 इधर आके -3 हो गया। पीछे 42 इज इक्वल टू 42 -3 इज इक्वल टू आ गया 39। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? x, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम इसको कट करेंगे, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 13। अब देखिए आंसर क्या आया है x का? 13। हमने फर्स्ट इंटीजर क्या बोला था कि फर्स्ट इंटीजर किसके इक्वल है? x के इक्वल है ना। तो x हमारे पास किसके इक्वल आया है? 13 के इक्वल आया है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो x, जहाँ पे जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ हमने पुटिंग करनी है 13 की। तो हम लिखेंगे कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो इक्वल है
13 के। इसी तरह सेकंड इंटीजर जो है वो इक्वल है 13 प्लस 1 के, और 13 प्लस 1 किसके इक्वल होता है? 14 के। इसी तरह जो थर्ड इंटीजर है वो इक्वल होता है 13 प्लस 1 प्लस 1 के। तो ये हमारे पास आ गया 15। इसका मतलब है कि हमारे पास तीनों इंटीजर कौन से हैं? 13 प्लस 14 प्लस 15। तो ये देखें, अब जब आप इन सारों को प्लस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आंसर क्या आता है? 42। और इसी के साथ साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, यही आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, इसको भी हम पहले समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो द डायग्राम शोज, यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दी गई है और कहा गया है कि इसमें दिखाया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका 90 डिग्री का एंगल होता है एक। ये देखें, इसमें 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी, उनके नाम क्या है? ए बी सी। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, जिसमें से उसकी जो लेंथ है वो है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, एरिया भी दे दिया कि यानी कि ये जो सारा एरिया है, ये जो सारे इसके अंदर कवरेंस है, ये जो है ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 है। सेंटीमीटर का स्क्वायर, आपको पता है एरिया जो होता है वो जब भी मतलब फाइंड किया जाता है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड किया जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म, वो कहते हैं कि आप फाइंड करें ए बी को, उन्होंने ए सी को दिया गया है ना, वो कहते हैं ए बी को फाइंड करें अगर ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर दिया जाए। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स हैं और इनको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या डाटा अवेलेबल है। सबसे पहले तो हमारे पास दिया गया था कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसी के साथ साथ हमें इसकी लेंथ दी गई थी, तो हम यहाँ पे लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, आगे ए सी भी लिख लेते हैं कि ये ए सी है, और फिर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही है। और इसी के साथ हम ये भी कहते हैं कि ये जो इसकी लेंथ है ना ए सी, ये क्या है? ये इसकी बेस है, ये बेस है ना, यहाँ पे ये बेस होती है। इसी तरह ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ऐसी है। तो ये जो है ये बेस है हमारे पास, हम इसको यहाँ पे ना साइड पे लिख लेते हैं कि ये बेस भी है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया था? एरिया दिया गया था। एरिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही है ना, ये लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? ए बी। ए बी उन्होंने कहा था फाइंड करें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो फॉर्म है ना ए बी की, वो क्या है? ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, और हाइट को हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया के थ्रू। एरिया के थ्रू कैसे फाइंड होगी? क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया एरिया एक एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब देखिए, आपको बेस भी दी गई है और एरिया भी दिया गया, हाइट नहीं ना दी गई, इसको आपने एज इट इज छोड़ देना, ठीक है। इससे आपकी जो हाइट है ना, ये वाली, ये जो आपकी परपेंडिकुलर है, वो फाइंड हो जाएगी, ए बी, ठीक है। फिर हम उसके अंदर पुटिंग करेंगे। अब एरिया क्या है? 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस हमारे पास क्या थी? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाई एच, यानी कि हाइट हमारे पास क्या है? ए बी है, क्योंकि हमने वो फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है ना, इसको इधर लाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ऐसे ही है। और इसी के साथ साथ ये जो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम इधर डिवाइड कर लेते हैं। पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? ए बी, ऐसा ही है। अब हमने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है, हमने रैशनलाइजेशन सीखी थी ना, सेम वही रैशनलाइजेशन करनी है। इसको मैं आपको ना इधर साइड पे कर देती हूँ कि इसको 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, यही है ना, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है।
तो जब इसकी रैशनलाइजेशन होगी तो इसका साइन चेंज होगा। ये कैसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 6, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब हम इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि फार्मूला है ना, हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला के बारे में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। जब ये ओपन होता है तो हम इसको क्लोज करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब हम नीचे देखें कि हमारे पास स्क्वायर रूट दिए गए हैं, स्क्वायर रूट दिए गए हैं ना, हम इन स्क्वायर रूट को कट कर लेते हैं। ऐसे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर लें। 3 माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के, ये यहाँ पे आ जाएगा -2। 2 को एज इट इज रहने दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, स्क्वायर रूट 3 के साथ करना है। इसी तरह 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 को हमने 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इस तरह की पोजीशन में लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 3 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 के साथ। इसी तरह बीच में यहाँ पे देखें कौन सा साइन है, ये हमारे पास माइनस का साइन है, स्क्वायर रूट 3 माइनस, और ये हमारे पास आ गया 1 स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये हमारे पास आ गया। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बचा है, माइनस बचा है। अब इस माइनस को हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको एक पोजीशन मिल गई है, किसकी, ये देखें, एक फॉर्म जो बनी थी a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5, वो आपको मिल रही है। अब जब आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, तो फिर देखिएगा आपके मिड में ना प्लस आ जाएगा। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 15, इसके साथ क्या है, स्क्वायर रूट 3 है। मैं इसको ना बाहर लिख रही हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से समझ आ जाए। इसी तरह ये माइनस दोबारा मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और साथ में स्क्वायर रूट 5। तो ये देखें अब आपकी वो जो पोजीशन है वो बन चुकी है। अगर हम इसको इस आंसर के फॉर्म में लिखें कि आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5, तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि आंसर इन द फॉर्म ऑफ, आंसर इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में है, a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5। अब इसी तरह थी ना, ये फॉर्म तो इसी तरह थी। अब इस फॉर्म के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और आगे देखें ये स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है ना, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब देखिए मैंने स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 पहले तो स्टार्ट में लिखा था, बाद में मैंने इसको इस साइड पे कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो आंसर की फॉर्म है वो इस शेप में दी गई है, तो फिर मैंने इसीलिए इसको आगे करके लिख दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 एंड 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। दो हमें लेंथ दी गई है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहा गया है कि एरिया आपने एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म के अंदर। जैसे हमें पहले फॉर्म दी गई थी ना, इसी तरह ये फॉर्म दी गई है, इस फॉर्म के अंदर हमने इसको लिखना है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या होंगे, सेम पहले वाले की तरह वो इंटीजर्स होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो लेंथ है हमारे पास एक साइड की, लेंथ ऑफ वन साइड वो कितनी है, लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर है, मीटर की फॉर्म में हमें यूनिट दिया गया है। और लेंथ ऑफ सेकंड साइड, ये तो फर्स्ट साइड थी ना, ये सेकंड साइड है, लेंथ ऑफ सेकंड साइड इज इक्वल टू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल की बात करनी है। तो जिस तरह हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये आ गया। अब लेंथ हमारे पास क्या दी गई है और विड्थ क्या दी गई है। ये जो हमें दो साइड्स दी गई थी ना, दो लेंथ की दी गई थी साइड्स पे, वही दोनों हमने लेंथ और विड्थ के अंदर पुट करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स पुट करते हैं इसको। ये हमारे पास फर्स्ट लेंथ क्या आ जाएगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और इसी तरह हमारे पास सेकंड वाली क्या आ जाएगी 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे जो इजी तरीका है वो इसका यही है कि आप पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसी तरह फिर स्क्वायर रूट 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और इसी स्क्वायर रूट 18 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले इसको इस तरह लिख लें 2 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 18, और ये आ जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब इसको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 18 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस स्क्वायर रूट 18 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 टाइम 10 माइनस यह आ जाएगा हमारे पास 2, और 4 2 टाइम 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 18 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 5 के साथ। इसको हमने सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हमने पहले किया था। पहले एलसीएम लिया था, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं स्क्वायर रूट 18 का। वैसे अगर आप इसको एज इट इज़ कर देना, मतलब कि इस तरह कैलकुलेटर पे कर दें, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमें एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर किस तरह आता है। इसका आंसर वैसे 3 स्क्वायर रूट 2 आता है, लेकिन मैं आपको करके भी दिखाती हूँ ये कैसे आता है। तो ये आता है 2 9 टाइम 18 3 3 टाइम 9 3 1 टाइम। अब देखें, अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर ये लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 का क्या बन जाता है, 3 का स्क्वायर बन जाता है ना। 3 का स्क्वायर के ऊपर हम स्क्वायर रूट अलहदा डाल लेते हैं और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर अलहदा डाल देते हैं। तो ये 3 के ऊपर जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से कट जाता है। पीछे हमारे पास क्या आंसर आता है 3 स्क्वायर रूट 2। अब यही आंसर आपको कैलकुलेटर भी देगा, लेकिन अगर आप इसको इस तरह खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, आगे क्या है 5, इसी तरह माइनस 18 का दोबारा आ गया, हम सेम वैसे ही लिख लेते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 8 स्क्वायर रूट 2 जो है ना, ये जो 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 है, ये किसके इक्वल होता है, ये भी हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी इक्वल होता है 4 स्क्वायर रूट 2 के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, इसी तरह प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम 15, तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2, और इसी तरह माइनस ये आ जाएगा 3 टाइम 12। अब मैं इसको सेपरेट करके यहाँ पे लिख लेती हूँ कि 10 माइनस 12, यानी कि जो स्क्वायर रूट वाले हैं उनको सेपरेट लिख लेती हूँ कि 10 माइनस 12, और जो ये कांस्टेंट हैं सिंपल हैं उनको सेपरेट करके लिख लेती हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली आ जाती हैं तो आप इसको कैसे प्लस माइनस करते हैं कि जो इसकी बाहर वाली रकमें होती हैं इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर रूट 2, और ये आ जाएगा 10 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। अब इसको हमने आंसर इन द फॉर्म ऑफ किस में करना है, आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, इसी की फॉर्म में है ना। अब आप अपना आंसर देखें, इसी फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आपको मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ सारा का सारा।
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें कहा गया कि फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड करें हुज सम इज 68, जिनका सम 68 है, एंड डिफरेंस इज 22, और उनका डिफरेंस क्या है, 22 है। अब याद रखिए कि जो दो नंबर्स हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं, वो सेम नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि अगर हम उसका सेम नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास ठीक है 68 आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हम उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। सेम नंबर को हमेशा आपस में माइनस करने से 0 आंसर आता है। तो इसका मतलब है हमें डिफरेंट नंबर्स लेने पड़ेंगे। हम लेट करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, वेरिएबल ही लेते हैं ना, हमने पहले भी वेरिएबल ही लिया, और सेकंड नंबर हम लेट कर लेते हैं, कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स, एक एक्स लिया दूसरा वाई ले लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें ना तो हमारा आंसर क्या आता है, एक्स प्लस वाई को अगर हम करें तो हमारे पास 68 आंसर आएगा। और अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे, यानी कि इनको माइनस करेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो फिर हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। अब हमने इनको आपस में करना क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड हुज डिफरेंस इज 22। हमने इसको प्लस करना है आपस में। कैसे, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास, अगर माइनस करेंगे तब भी हमारे पास एक काट जाएगा, हमने एक्स और वाई का आंसर लेके आना है असल में। तो माइनस करेंगे तो ये वाले आपस में काट जाएंगे क्योंकि इन दोनों के पॉजिटिव नंबर्स हैं, और अगर प्लस करेंगे तो ये दोनों काट जाएंगे, आंसर सेम ही आएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये हम करते हैं, अगर हम प्लस करते हैं इनको तो हमारे पास ये दोनों आपस में काट जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, और 68 प्लस 22 इज इक्वल टू 90। ये आ गया 2x इज इक्वल टू 90। इसको हम मजीद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम, 2 2 5 टाइम 10, और ये आ जाएगा 2 4 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 245 टाइम 90। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे देखें, x हमारे पास आंसर आ गया ना, x का तो आंसर आ गया, फर्स्ट नंबर तो आ गया है। हमने किसको फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है सेकंड नंबर को, y को। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक कोई भी इक्वेशन ले लें, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन लेके उसके अंदर x की पुटिंग कर दें। जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेती हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। तो यहाँ पे जब मैं इसके अंदर पुटिंग करूंगी कि x प्लस पुट, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मैंने यूज किया, तो इस तरह इक्वेशन 1 यूज हो गया, x प्लस 45 इज इक्वल टू 68, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 68, ये प्लस है 45 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 45। अब जब ये इससे माइनस होगा तो 68 माइनस 45 किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ गया 23। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे हमारे पास y का आंसर आ गया है, ये y का आंसर है, हमने x के अंदर पुटिंग करनी थी, सॉरी। तो ये हमारे पास y का भी आंसर आ गया और x का भी आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 23। ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। दोनों नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं कि अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करें तो हमारे पास 68 आंसर आएगा, और अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 22 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि द वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, कि जो लाहौर का मौसम है ना वो अक्सर वो आम तौर पर गर्म ही रहता है, और ड्यूरिंग द समर के सीजन में, गर्मियों के मौसम में, ऑफ 2024 की बात की जा रही है। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर, टीवी न्यूज वालों ने क्या किया, रिपोर्ट किया टेम्परेचर को, जो वहाँ का दर्जा हरारत है उसको रिपोर्ट किया एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने बताया कि समर में तकरीबन वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो बाय यूजिंग द फार्मूला, अब वो ये कह रहे हैं कि इस फार्मूले को यूज करके, कि फ़ारेनहाइट, ये एफ है इसको फ़ारेनहाइट कहते हैं और ये जो सी है इसको सेल्सियस कहते हैं। अब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5
डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फार्मूला है। इसको यूज करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। अब जिस तरह सेल्सियस स्केल होता है ना, इसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। वो कहते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल वाले को यूज करके, इस फार्मूले को यूज करते हुए फाइंड करें कितना टेम्परेचर है। चले आते हैं सेल्सियस में, तो उन्होंने बता दिया, हमने फ़ारेनहाइट में इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि सेल्सियस में उसका कितना है। तो सेल्सियस में हमारे पास कितना है, 48 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमें दिया गया है। फार्मूला क्या दिया गया है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब सेल्सियस देखें, सेल्सियस किसके इक्वल है, हमें यहाँ पे बता दिया गया था 48 के इक्वल है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 48 प्लस 32। हम क्या कर लेते हैं, 48 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर लेंगे, 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 86.4 प्लस 32 विच इज इक्वल टू, इसको आपस में प्लस कर लेते हैं, आंसर आएगा 118.4, 118.4। तो ये हमारे पास जो है वो फ़ारेनहाइट आया है। इस फ़ारेनहाइट स्केल से हमने जो फाइंड किया है, जो हमारे पास इसका जो टेम्परेचर आया है वो ये आया है 118 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिस तरह आपने सेल्सियस लिखा था ना 48 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह आपने फ़ारेनहाइट को लिखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बहुत ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। एक बाप और एक बेटे की एज को मिला के जो एज बनती है वो बनती है 72 ईयर्स। 6 ईयर्स एज, 6 साल की उम्र, फादर्स एज वाज 2 टाइम्स। 6 साल की उम्र में जो फादर की एज थी ना, जो बाप की एज थी, वो दुगना थी एज ऑफ द सन। जब बेटा उसका 6 साल का था ना, तब फादर, उसके जो बाप की एज थी वो उसके बेटे से दुगना थी, ठीक है, अपने बेटे से। तो 6 ईयर्स एज में। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। अब 6 साल बाद उसके बेटे की एज कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फिलहाल जो प्रेजेंट एज है ना सन की, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम इसको जो है वो लेट कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। हमने दो नंबर्स ले लिए, हमने लेट किया। अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि अगर उन दोनों की एज का सम किया जाए, यानी कि x प्लस वाई किया जाए, तो वो किसके इक्वल आता है, 72 का। हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब 6 ईयर्स अगो एज ऑफ सन इज इक्वल टू 6 ईयर्स अगो, अगर 6 साल बाद सन ऑफ एज ऑफ सन, अगर 6 साल बाद की हम बात करें तो जो एज ऑफ सन है वो किसके इक्वल होगी, तो वो इक्वल होगी x माइनस 6 के, क्योंकि 6 साल बाद है ना। अब सन की एज को बीच में से निकाला जा रहा है ना, तो इसलिए x माइनस 6 होगा। और अगर इसी को हम लेके चलें कि 6 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, y माइनस 6। ऐसा ही है ना, अगर हम बेटे की बात करें तो x माइनस 6 कह रहे हैं, तो फिर फादर को हमने y लेट किया था तो y माइनस 6 आएगा। अब इसी को देखें कि दुगना, उसने बोला था दुगना, दुगना का मतलब होता है 2। और जब भी आपके पास ये टाइम्स की बात आती है ना, तो वहां पे आपने क्या करना होता है, हमेशा मल्टीप्लाई का साइन डालना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या है आपके पास, दुगना में आप यहाँ पे देखें कि एज ऑफ द सन 6 ईयर्स अगो का कहा था, एज ऑफ द सन, सन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सन को हमने किसके लेट किया था, x माइनस 6 के। और वहां पे हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। तो हमने सन की एज निकालनी है और इसको इक्वल किसके करना है, फादर की एज के। और फादर की एज हमने किसके इक्वल की थी, y माइनस 6 के। अब हमने इन दोनों को जब इक्वल कर लिया तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ये आ जाएगा 2x माइनस 6 2 टाइम 12 और ये आ जाएगा y माइनस 6। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या हैं, 2x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा y,
और ये आ जाएगा -6 और ये -12 जो है इधर आके +12 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जस्ट 6। तो 2x - y = 6। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं। पहली इक्वेशन क्या आई थी, x + y = 72 और सेकंड इक्वेशन क्या आई थी, x + y = 6। हम इन दोनों को आपस में प्लस या माइनस कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक का आंसर आ जाए। तो जब हम इन दोनों को आपस में लिखेंगे तो पहले हम लिखते हैं x + y = 72 और फिर हम लिखते हैं 2x - y = 6। इन दोनों को आपस में कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। प्लस करते हैं ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे तो फिर इशू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो ये आ जाएगा 2x + x = 3x और 72 + 6 = 78। तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 78 / 3। तो ये आ जाएगा 3 1 टाइम और ये हमारे पास आ गया 3 26 टाइम। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 26। x हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 26 के। x का आंसर आ गया। अब किसी भी एक आप जो वैल्यू है ये पुट x = 6 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। पुट x = 6 इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 + y = 72 और ये आ जाएगा 70 y = 72 - 6। 72 - 6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 66। इसका मतलब है कि जो इसकी प्रेजेंट एज है इसके बाप की वो कितनी है, 66। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाप की एज 66 है प्रेजेंट और जो बेटे की एज है वो 26 है। तो 26 और 66। अब हमने ये वाला जो लास्ट लाइन है, व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो, वो कितनी है, तो वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि x - 6 = यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 ईयर्स अगो ऑफ एज ऑफ सन। सन की एज बतानी है ना, तो = 26 - 6। 26 - 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20 ईयर्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है कि 20 साल की उम्र है। अगर 6 साल बाद कितनी साल उम्र है, 20 साल और प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, 26 ईयर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया गया कि मिरहा सेल्स आर टॉय फॉर ₹1520। अब 1520 में उसने एक बेचा है टॉय को। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी और साथ ही साथ हमने जो प्रॉफिट है वो भी देखना है कि वो कितना है, 15% है। तो मैंने यहाँ पे सारा जो डाटा है वो लिख लिया है। हमने सबसे पहले प्रॉफिट को फाइंड करना है कि प्रॉफिट कितना है, 15% है ना, हमने प्रॉफिट नंबर में फाइंड करना है, रुपीज़ में फाइंड करना है। तो 1520 मल्टीप्लाई बाय 15% को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। अब इस जीरो को जीरो के साथ कैंसिल किया, पीछे हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 228। अब 228 रुपीज़ आ गए हैं। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को फाइंड करने के लिए जो भी हमारे पास प्रॉफिट आता है उसको हम हमेशा, ये फार्मूला होता है कि हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं किसके साथ, अपनी जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसके साथ जिसके ऊपर सेल किया गया होता है। तो 1520 प्लस 228, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1748। इसका मतलब है कि कितने रुपीज़ जो हैं वो आ गए हैं प्रॉफिट के अंदर, 1748 और 228 इसको पूरा प्रॉफिट हुआ था। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास स्टूडेंट दिया गया है कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज। एनुअल इनकम कितनी है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि 9,60,000 है। वाइल द एग्जम्प्टेड अमाउंट इज, अगर एग्जम्प्टेड अमाउंट उसकी कितनी है, 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.7। वो कितना टैक्स पे करेगा इस रेट के ऊपर, 0.75% रेट के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने टोटल इनकम लिखी, उसके बाद एग्जम्प्टेड अमाउंट लिखी और अब टैक्स एबल जो इनकम है
जो टैक्सेबल इनकम है वो उसकी कितनी है। तो वो टोटल जो है वो हमें कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, जब हम इस एनुअल इनकम को एग्जम्प्टेड अमाउंट के जो उसने रखवाई होती है, एग्जम्प्टेड अमाउंट वो होती है ना, तो वो उसने जो रखवाई हुई है उसको इसके साथ माइनस करेंगे तो वो वाली टैक्सेबल इनकम जो है वो उसके पास आ जाएगी। अब दोनों को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आता है 83 और ये आ गया 1000, 8,30,000। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इस आंसर के थ्रू हमने टैक्स अमाउंट निकालनी है कि टैक्स अमाउंट असल में कितनी है। तो वो जो आपने टैक्सेबल इनकम निकाली है ना, उसी को आप यहाँ पे सबसे पहले राइट करें। उसके बाद आपके पास जो इसकी रेट दिया गया है 0.75%, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब वो रेट कितना है, 0.75 है, और 0.75 है तो पॉइंट काट के यहाँ पे 1 आ गया। आगे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो ये आ गया 100। ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास ये जो आ गया ना 8300, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है किसके साथ, 75 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹6225। ये जो रुपीज़ है ना 6225, ये असल में वो देता है टैक्स के तौर पे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब कंपाउंड मार्कअप क्या होती है, मार्कअप होता है कि जो असल अमाउंट होती है ना, उससे जो आपकी असल इनकम होती है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, एक्स्ट्रा इनकम जो होती है, उसको कंपाउंड मार्कअप कहते हैं। वो है रुपीज़ यहाँ पे 3,75,000 फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। और रेट कितना है उसका, 14% कंपाउंडेड एनुअली। पूरे साल का जो रेट है वो कितना है, 14% है। इसको आप इस तरह समझ लें कि जैसे आप कोई भी चीज़ किस्तों पे लेते हैं, तो फिर जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट होती है ना, उससे हट के जो बाकी अमाउंट दी जाती है, जो आप बाकी अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, उसको कंपाउंड मार्कअप कहते हैं। अब यहाँ पे ये सारा डाटा मैंने लिख लिया है। इसी डाटा को यूज़ करते हुए हमने मार्कअप का फार्मूला लिखना है। मार्कअप का फार्मूला आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हम प्राइस लिखते हैं। प्राइस कितनी है हमारी, 37500, और साथ में मल्टीप्लाई रेट कितना है, यहाँ पे देखें 14% है ना, तो 14 हमने लिख लिया। परसेंट जो है वो हमने डिवीजन की फॉर्म में लिख लेना है 100 के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 मैंने कहाँ से लाया है, ये परसेंट से लाया है। ये जो ऊपर रेट में दिया गया था ना, वो उस परसेंट से लाया है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 52,500। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है कि वो 1 ईयर में इतने कंपाउंडेड मार्कअप जो है वो एनुअली वो लेता है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको 1.3 समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। इसके अलावा जाते जाते आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।